हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 10 तरुण के स्वप्न। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए लेखक के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है, उस राज्य के यानी स्टेट के कटक नगर में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस, जिनको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था। स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम किया गया था, आज़ादी पाने के लिए जो लड़ाई की गई थी, उनमें उनका जो मोटिव था वो एकदम क्लियर था कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यानी जब वो भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तब वे कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चला। दूरदर्शिता मतलब दूर की देखना, दूर की पहले से ही आपको होने वाली बातों का जब पता हो जाता है। पता कब चला? जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। आज़ाद हिंद फौज आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी की द्वारा बनाई जो इनकी फौज थी, उसका नाम है। सन 1887 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर युद्ध किया, मतलब 1857 में जो हमारे सारे इंडियंस थे वो सब इकट्ठे हो गए, मिल गए, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक साथ जो है वो लड़ाई की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी। यानी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेज़ों को क्या दी? एक चुनौती दी। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया। अब बिगुल क्या होता है? बिगुल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपने कभी देखा होगा, अगर किसी मूवीज़ में लड़ाई शुरू होने से पहले वो बजाया जाता है तो उस तरह का उन्होंने बोला, एक बिगुल उन्होंने बजाया। तो पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र यानी कि आज़ाद जो हमारा देश है और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा था। आत्मनिर्भर मतलब जो खुद पर डिपेंड हो, दूसरों पर डिपेंड ना हो। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। यानी अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे या कहीं से जानोगे तो आपको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी जानने को मिलेगा। द इंडियन स्ट्रगल उनकी जो चर्चित पुस्तक है, ये पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वांग्मय मतलब जितना भी उन्होंने आज तक जो भी लिखा है उस सबको प्रकाशित किया है, उस सबको पब्लिश किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों और भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। यानी उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी उन्होंने जो भी भाषण दिए थे, लेटर्स लिखे थे, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो कि भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है तरुण के स्वप्न। तरुण का मतलब होता है जो हमारे भारत के यंग लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो यंग लोग हैं, उनसे उन्होंने क्या बोला है कि उनके सपना क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे। मतलब कि नेताजी को कैसा राज्य चाहिए था, कैसा राष्ट्र, देश कैसा चाहिए था जो स्वाधीन हो। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र हो, अपने अधीन, स्वयं के अधीन, यानी स्वतंत्र, किसी और के अधीन में नहीं होना चाहिए। जैसे उस समय तो किसके अंडर में था? अंग्रेज़ों के अंडर में था। लेकिन वो चाहते थे कि हमारा जो भारत है वो स्वाधीन यानी अपने ही मतलब उसी का राज हो। ऐसा सपना उन्होंने देखा था जहाँ पर समाज भी जो है वो संपन्न हो, मतलब कि जिसमें सभी व्यक्ति को एक ही जो सब दृष्टियों से मुक्त हो, यानी किसी को भी छोटा बड़ा अमीर गरीब ना देखा जाए। समाज और राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने और वो हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, उसको अच्छा बनाने में लिए सभी लोग मतलब कि इक्वली कंट्रीब्यूट करें। ये ना देखा जाए कि ये अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा और समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। मतलब जब वो दूसरों को शिक्षा दिया करते थे, एनलाइटमेंट मतलब जो होता है दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, तो उसमें वो नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलने की बात करते थे। पहले आपको पता होगा कि जो लड़कियां होती थी उनको पढ़ने का इतना मौका नहीं दिया जाता था, उनको घर के काम
वगैरह कराए जाते थे और लड़के जो थे उनको पढ़ने का अवसर मिलता था। पर उन्होंने जो है नारी को इन सब चीज़ों से, मतलब ये जो जितनी भी कुप्रथाएं चल रही थी या जो भी धारणाएं थी, कुधारणाएं थी, उनसे मुक्त कराने के लिए और सभी को शिक्षा का यानी कि पढ़ने का समान अवसर मिलने की बात भी उन्होंने ही की थी। अपना ये सपन वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, यानी ये उनका सपना था और ये सपना वो चाहते थे कि वो हमारे देश के जो यंग वन हैं उनको वो भी ये सपना उनकी तरह देखें, जिससे कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो आदर्श जो है वो बन सके। आदर्श मतलब जो बहुत अच्छी होती है ना। आइए हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 यानी 1922 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक तरह से उनका एक आप बोल सकते हैं भाषण है जो उन्होंने यंग जो लोग थे उनको दिया था। कहाँ पर दिया था? मेदिनीपुर जिला, जो कि युवक सम्मेलन यानी जो यंग लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया था, उनका एक सम्मेलन था। उसमें उन्होंने जो हमारे यंग वंस हैं उनको मतलब उनके लिए बोला था। तो क्या कहा था कि स्वप्न तो अनेकों ने देखे, मतलब सपने तो जो होते हैं वो कितने ही लोग देखते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने भी एक स्वप्न देखा था। ये जितने भी अब वर्ड हैं आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है? ये सुभाष चंद्र बोस जी के वर्ड हैं। सुभाष चंद्र जी ने बोला उन यंग पीपल्स को, उनको बोला कि सपने तो सभी लोग देखते हैं और ऐसा ही सपना हमारे एक नेता स्वर्गीय मतलब जिनकी मृत्यु हो गई हो, देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने भी देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। मतलब एक पर्सन है जिनका नाम है चित्तरंजन दास, उन्होंने भी एक सपना देखा था जिससे उनको शक्ति मिली और जिनसे उनको खुशी मिलती थी। उनके सपन के उत्तराधिकारी आज हम हैं, यानी उन्होंने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का अब दायित्व किसका है? हमारा है। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हमारा भी एक स्वप्न है, ठीक है ना, हमारा भी एक सपना है और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी की मोटिवेशन लेकर हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं और सारे काम करते हैं। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? वो बोलते हैं आखिर वो सपना है क्या जिसकी प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, भाषण देते हैं। आगे उन्होंने बोला वो सपना है कि हम चाहते हैं कि एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। मतलब उनका सपना क्या है कि भारत कैसा बने? सर्वांगीण स्वाधीन, यानी हर तरह से वो आज़ाद हो, ठीक है ना, अपने अधीन, अपनी मतलब उसका शासन हो, संपन्न समाज हो, प्रॉस्पेरस जो है हमारी सोसाइटी हो, और एक स्वाधीन राष्ट्र यानी आज़ाद देश। ये हमारा सपना है। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। ऐसा समाज जिसमें हर इंसान को जो है हर तरह की जो मतलब नज़रों से देखा जाता है ना, वही बात हो गई कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंची कास्ट का, नीची कास्ट का, इन सब चीज़ों से उनको ना देखा जाए, इन सब से वो फ्री हों। समाज के दबाव से वह मर नहीं। मतलब कई बार आपकी सोसाइटी में क्या होता है ना, सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको लोग फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जो लोग होते हैं वो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो क्या होता है? वो एक तरह का दबाव होता है। बोला कि इस तरह का कोई भी दबाव ना हो सोसाइटी का लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही अच्छी हो। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो। मैंने अभी आपको बताया जैसे ऊंच नीच होता है ना, जाति, ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, ऐसा कोई भी भेदभाव उस समाज में ना हो जिस समाज का वे सपना देखते थे। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग कर सके। उन्होंने बोला कि जो लेडीज़, उनको भी, जो जेंट्स हैं, उनके जितने ही अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी उनके इक्वल ही जो है वो सारे राइट्स मिलने चाहिए और समाज और राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा लें। और वो भी क्या करें? सोसाइटी को बनाने में, देश को बनाने में वो भी अपना मतलब पूरा योगदान दें और समान रूप से दें। ये नहीं कि मतलब कि जेंट्स ज़्यादा दें और लेडीज़ कम, नहीं, समान रूप से जितने जेंट्स उतने ही लेडीज़ दें। वो एक ऐसा समाज बनना चाहते थे जहाँ अर्थ की विषमता ना हो। अर्थ मतलब धन, पैसा, और विषमता मतलब असमानता, मतलब वही अमीरी और गरीबी के आधार पर जहाँ पर लोगों को ना बांटा जाए। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, उन्नति का सुअवसर पाए। सुअवसर मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको आगे बढ़ने के लिए मिले। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी,
यानी जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपना काम करते हैं, वो लोग को मतलब कि अच्छा समझा जाए। और जो आलसी हैं और अकर्मण्य मतलब जो अपना काम भी नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए उस समाज में कोई स्थान नहीं होगा। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो, जो किसी भी प्रकार के, किसी भी जो बाहर से आई कोई जाति है उसके प्रभाव से हर तरह से फ्री रहे, किसी का भी मतलब इन्फ्लुएंस उस पर ना पड़े। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश वो बनाना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए एक मशीन की तरह काम करे। यंत्र मतलब मशीन की तरह काम करे, हमेशा उसके अच्छे के लिए काम करे। सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सबसे पहले क्या होगा कि वह जो समाज और राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं, वो जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका अभाव मिटाए। अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी। यह भारतवासी के आदर्श के सार्थक बनकर ही स्थिर नहीं होगा। उन्होंने बोला जो ये समाज हम बनाएंगे, ये जो अच्छा समाज हम बनाएंगे, ये सिर्फ भारत तक ही मतलब सीमित होकर ना रहे, बल्कि ये विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य हो। मतलब सिर्फ भारत में ही इसकी पहचान ना हो, बल्कि विश्व में, संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, उनके सामने हमारा जो भारत है वो एक आदर्श देश बने, आदर्श समाज के रूप में गण्य हो, मतलब उसकी गिनती हो। यानी हमारे भारत की गिनती एक अच्छे समाज में, एक अच्छे राष्ट्र देश के रूप में हो। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं, ऐसा ही समाज, ऐसा ही देश में बनाना चाहता हूँ और यही सपना मैं हमेशा देखता रहता हूँ। यह सपन मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। ये जो सपना है मेरे समक्ष मतलब सामने, नित्य मतलब रोजाना रहता है, और अखंड है। अखंड मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये ऐसा एक सच है, ऐसा एक सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि इस तरह का राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सच को जगह मिले, जहाँ पर सच की इज्जत हो, सम्मान मिले, किसी भी प्रकार का त्याग करना हो वो मैं किया जा सकता है। कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत सहनी हो, सही जा सकती है। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान, सार्थक मतलब उसको पूरा करने के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो वह मरना भी स्वर्ग के समान होगा। यानी इस ऐसा राष्ट्र बनाने का जो सपना मैं देख रहा हूँ, अगर उस सपने को पूरा करने के लिए, वैसा राष्ट्र बनाने के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो वो मरना भी मेरे लिए स्वर्ग मिलने के समान होगा। हे मेरे तरुण भाइयों यानी नौजवानों, तुम्हें देने लायक मेरे पास और कुछ भी नहीं है सिर्फ यही सपना जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। मतलब मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है, बस ये सपना है जिससे तुम्हें असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसी शक्ति मिलेगी, और अपार मतलब जिसका कोई पार नहीं। ठीक है, इतना आनंद तुम्हें मिलेगा कि जिसको आप मतलब सोच भी नहीं सकते, जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। क्षुद्र मतलब छोटे से, ये मेरा जो जीवन है, बेकार जीवन है, छोटा सा जीवन है, इसको भी वो अच्छा बनाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। यानी मेरा ये जो सपना है ये मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, उपहार की तरह दे रहा हूँ, इसको तुम स्वीकार करो। यानी मेरे सपने को अब तुम अपना सपना बना लो। तो ये हम जो भी भाषण या ये जो भी ज्ञान है ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और हमारे जो भारत के नवयुवक हैं उनको। आइए अब मेरी समझ से एक बार देख लेते हैं हमें क्या करना है। ये जो प्रश्न दिया गया है उसके विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उसके सामने तारा बनाना है। तो पहला प्रश्न है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इस कथन में रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा को अंकित किया गया है, जिसके नीचे लाइन खींची गई है, हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वो बोल रहे हैं ये जो हम है शब्द है जिसके नीचे रेखा खींची गई है, आखिर ये शब्द किन के लिए यूज किया गया है। तो क्या ये सुभाष चंद्र बोस के लिए यूज किया गया है? नहीं, ये तो खुद सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं कि उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। देश के तरुण वर्ग के लिए बोला गया है, चित्तरंजन दास के लिए बोला गया है, या भारतवासियों के लिए बोला गया है,
तो वो किसको संबोधित कर रहे थे? वो हमारे देश के नवयुवक जो थे उनको संबोधित कर रहे थे। तो ये बात उन्होंने उन्हीं के लिए बोली थी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा। स्वाधीन मतलब फ्री, आज़ाद जो हमारा राष्ट्र का सपना है वो कैसे साकार होगा? आर्थिक असमानता से, यानी जो लोग हैं वो फाइनेंशियली जो है वो इक्वल ना हो। स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकारों से, यानी कि हम लेडीज़ को और जेंट्स को अलग अलग अधिकार दे दें, राइट्स दे दें, उससे। श्रम और कर्म की मर्यादा से, कि हम मेहनत करें और कर्म करें, उससे। या फिर जाति भेद से, कि हम एक दूसरे से जाति का भेदभाव करें। तो आर्थिक असमानता से नहीं होगा, स्त्री पुरुष को विभिन्न अधिकार देने से भी नहीं होगा, जाति भेद से भी नहीं होगा। अगर हम मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो हमारा वो सपना साकार होगा। हमारा 3 ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी से तात्पर्य क्या है? उत्तराधिकारी से तात्पर्य क्या है? तो वैसे उत्तराधिकारी क्या होता है ना, जैसे राजा है तो उससे नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? तो जो राजकुमार होते हैं, जो अगला राजा बनने वाला होता है, हम उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। या कोई भी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई है और जो नेक्स्ट पर्सन जो उस पोस्ट पे बैठेगा वो कहलाता है उसका उत्तराधिकारी। तो यहाँ उत्तराधिकारी किसके लिए कहा गया है? हमें उनके सपनों को संजो कर रखना है। हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है, या उनके स्वप्नों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा ही है। तो हम उनके उत्तराधिकारी हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उनके सपनों को संजो कर रखना है। नहीं, सिर्फ संजो कर रखने से थोड़ी ना होगा, हमें उनके सपनों को पूरा करना होगा। हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है। तो अगर हम भी स्वप्न देखेंगे तो उसको पूरा कौन करेगा? उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। ये ऑप्शन है आपका सही, कि उन्होंने जो भी सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत, उनको पूरा करने के लिए काम हमें ही करने होंगे। इसलिए कहा गया है कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। और उनके सपनों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा है, यानी उनके जो सपने हैं उन पर हम आपस में डिबेट करें, चर्चा करें, हमारा ये कर्तव्य है। तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। उनके सपनों को पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई राजा है, उसका उत्तराधिकारी है, तो राजा से जो काम रह गए उनको पूरा करने का दायित्व किसका होगा? जो अगला राजा बनेगा, है ना। तो उसको, जो पहला वाला राजा है, उसके काम पूरे करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करने पड़ेंगे। ऐसे ही हमें भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, इसीलिए हम उनके उत्तराधिकारी हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा, यानी जब देश में रहने वाले हर एक इंसान को समान शिक्षा, मतलब कि इक्वल एजुकेशन मिलेगी, इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे बढ़ने की, तो क्या होगा? राष्ट्र श्रम की शक्ति बढ़ेगी, मतलब राष्ट्र में जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तरुणों का साहस बढ़ेगा। हमारा राष्ट्र स्वाधीन बनेगा या राष्ट्र स्वप्नदर्शी होगा। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि वो नौजवान थे उनको ही संबोधित कर रहे थे, तो अगर प्रत्येक इंसान को सही शिक्षा मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तो उससे क्या होगा? जो हमारे यंग वंस हैं उनका साहस बढ़ेगा कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमें भी शिक्षा मिलेगी, हमें भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो बाकी के ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब है बच्चों मिलकर करें मिलान। इसमें आपको एक पार्ट दिया गया है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो पहले में लिखा गया है, इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं, भाषण देते हैं और कामकाज करते हैं। तो हमें इसको मैच करना है कि इस साइड जो स्तंभ 2 है उसका सही मीनिंग कौन सा है, जो हमने अभी लाइन पढ़ी है। तो पहला है, समाज में सभी व्यक्तियों को सभी तरह की स्वतंत्रता हो। ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया। हमारी समूची दिनचर्या और आचार विचार इसी स्वप्न की प्राप्ति पर केंद्रित है। तो हमारी दिनचर्या क्या होती है? उठना, बैठना, चलना, फिरना, लिखना, यही सब तो होती है। तो इसको हम 1 को हम 2 से मिलाएंगे। अगला है, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? इसको हम मिलाएंगे 3 से, कि जिस देश में योजनाएं हमारे अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, मतलब प्लानिंग की जाएगी समाज को ध्यान में रखकर, तो वहाँ पर फिर अभाव नहीं रहेगा। तो अभाव और अभाव को भी आप मैच कर सकते हो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, समाज के दबाव से वह मरे नहीं। तो इसको अब हम मिलाएंगे 1 से। तो हम ऐसा समाज वो बनाना चाहते थे
जहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र हों, उन पर किसी भी तरह का सामाजिक बंधन ना हो, कोई समाज का दबाव ना हो। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।